नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। और आज मुनाफे की मंडी की शुरुआत फिर से चांदी के साथ होगी, क्योंकि चांदी की जो रफ्तार है ये थम नहीं रही है। आज चांदी इंट्राडे में 3,20,000 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि इतनी तेजी कैसे आ रही है, क्यों ये इतना दाम बढ़ गए हैं। 236% तक एक साल में चांदी के दाम बढ़ चुके हैं। 170% से ज़्यादा की तेजी 6 महीने में, और 3 महीने में ही दाम 109% से ज़्यादा की आ चुकी है। अब आगे क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, और ये तेज़ी थम नहीं रही है। आपके लिए रिस्क क्या क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ कमाई के हैं, या अब ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम ही है। इसी सवालों के साथ शो की शुरुआत करते हैं। 3 मेहमान हैं। भाभी पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से, अजय केडिया हैं केडिया एडवाइजरी के एमडी और रिसर्च हेड भी हैं, और अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटी से। केडिया जी, चांदी पर आपकी राय, आप अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रहे हैं इतनी बड़ी तेज़ी के बाद? क्या उनके रिएक्शंस क्या हैं, बताइए, शेयर कीजिए सर। नमस्कार विश्वनाथ जी। नमस्कार। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो चांदी डेफिनेटली बहुत ही अंडररेटेड कमोडिटी थी। 2 साल से देख ही रहे थे कि जिस ढंग से डेफिसिट चल रहा है, और साथ में जो नए इवेंट्स हुए हैं, मतलब डिमांड को लेकर इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है, ईवी, सोलर पैनल, और खास करके इन्वेस्टमेंट के तौर पे फैमिली ऑफिसेज, म्यूचुअल फंड, ये सब मेजर कारण रहे जिसकी वजह से हमने ये बड़ा जंप देखा है। देखिए, हमारा भी एक्सपेक्टेशन था कि प्राइसेस $75-80 मारेगा, बट ये नहीं था कि एक ही साल में आ जाए जो 2025 में हमने देखा था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल, क्योंकि जनरली कमोडिटी या खास करके सोना चांदी 18-20% की तेजी के लिए बनी हुई है। आज तक हमने कभी इतनी पैराबोलिक जंप एक ही साल में नहीं आते हुए देखा। हालांकि 1980 2011 में भी हमने देखा, बट इतनी बड़ी वॉलिटिलिटी के साथ कभी नहीं देखा। तो जो सारे इवेंट हुए उसकी वजह से ये रैली आई है। उदाहरण के तौर पे कल डोनाल्ड ट्रम्प ने जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ की बात हुई, इमीडिएटली हमने देखा प्राइसेस में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे समय में 2-3 चीज से हम लोग वर्क कर रहे हैं। पहला, क्लाइंटों को एक फोमो में नहीं आने के लिए बोलते हैं, बिकॉज 200-225% की तेजी के बाद अभी भी अगर आप देखते हो कि मुझे और बड़ी तेजी मिलेगी, तो वहां पर रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्लाइंट्स को ऑप्शन के द्वारा निवेश करने की बात करते हैं या ट्रेड करने की बात करते हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए फिजिकल लेना चाहते हैं, उनको हम सलाह दे रहे हैं आज की डेट में आप एसआईपी के द्वारा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता था बट अब सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। इसका मतलब कि आप हर महीने छोटा छोटा लीजिए, क्योंकि कोई भी बड़ी गिरावट, जैसे अक्टूबर में हमने 20% की गिरावट दी थी, ऐसी कोई भी गिरावट आती है तो एक अच्छा मौका बन जाता है। क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 लाख पे भी बहुत ज्यादा कॉस्टली दिख रहा था, 1,80,000 पे भी दिख रहा था, और अब और ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है। हाँ, अब ये फोमो कब खत्म होगा? जब जियोपॉलिटिकल में कमी आएगी, डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ रिवर्स होते हुए दिखाई देंगे, या सप्लाई साइड कुछ और ज्यादा आएगा। जैसे लास्ट वीक अगर अपडेट आई थी कि ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के अंदर 7 और 7 14 बिलियन का फंड बुलियन से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स थोड़े बहुत रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना की जो सबसे बड़ी सोलार कंपनी है, वो लॉन्गी चांदी की जगह कॉपर में, क्योंकि कोई भी कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट का सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो ये फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्लैंकली फोमो के अंदर नहीं जाइए। हाँ, टेक्निकली अगर हम देखें तो $100 आपको दिख जाएगा, बट जो रिस्क है वो इन्वॉल्व जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के जरिए क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप पोजीशन बनाइए, या ज्वेलर से उनको हेजिंग भी जो करवा रहे हैं हम लोग, वो ऑप्शन के जरिए करवा रहे हैं, ताकि एम टू एम से बचा जा सके। क्योंकि मोमेंटम जिस ढंग से ऊपर, उनका सबसे बड़ा रिस्क रहता है हेजिंग। विश्व। जी, बिल्कुल अजय सर, आपने सही बोला कि ऑप्शन के तौर पर ही आप यहाँ पर अभी क्लाइंट्स को सजेशन कर रहे हैं, और जो लोग फिजिकल बाय करना चाहते हैं तो वो छोटा छोटा कोई भी करेक्शन आता है तो वहाँ पर छोटा छोटा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अनिंदित सर, आपको क्या लगता है कौन से बड़े फंडामेंटल्स इस वक्त चांदी में काम कर रहे हैं, और इतनी बड़ी रैली के बाद कोई बड़ा करेक्शन आता हुआ आपको दिख रहा है आगे? हाँ, नमस्कार। हम लोग अभी भी चांदी, सोना, दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स में काफी बुलिश है। क्योंकि देखिए, ये जो कमोडिटीज में, स्पेशली हार्ड मेटल्स में जो हो रहा है लास्ट 1.5 से 2 साल से, इट इज गॉट लेस टू डू विद डिमांड एंड सप्लाई, और ये प्योर मॉनेटरी, ग्लोबल मॉनेटरी रीसेट हो रहा है, जो हम लोगों ने बार बार बताया, डी डॉलराइजेशन। मतलब सिर्फ डी डॉलराइजेशन ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी, इट इज बेसिकली द एंड ऑफ द एंटायर फियाट करेंसी सिस्टम। तो हो क्या रहा है, कमोडिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड इन डॉलर्स, वो यूनिट ऑफ अकाउंट कोलैप्स कर रहा है। सो बेसिकली कमोडिटीज आर गेटिंग रिप्राइस। तो वो हायरार्की में, सो कमोडिटीज स्पेशली हार्ड मेटल्स एक नया करेंसी बन के उभर के आया है, जहां पे गोल्ड इज द डॉलर, सिल्वर इज लाइक the euro, and every other hard metal is in the pecking order.
तो अभी गोल्ड सिल्वर में इसलिए जो आपका अप ट्रेंड है इन डॉलर टर्म्स भी चलता रहेगा, करेक्शंस होगा 10 to 15% इन गोल्ड इज नॉर्मल। सिल्वर में तो हम लोग एक ही दिन में इनफैक्ट 24 to 36 आवर्स के अंदर 15% का वॉलेटिलिटी उसमें देखते हैं। जैसे MCX पे लास्ट 2 दिन में जो प्रीमियम है ओवर लैंडेड प्राइस वो का आज सुबह 10% चला गया था, अभी 8.5% के आसपास है। तो ये सब प्राइस वॉलेटिलिटी होगा, बट लार्जर जो ट्रेंड है जो अभी करीब $100 जो हम लोग का ओवरऑल टारगेट था वहां पे ऑलमोस्ट आ चुका है। बट यहां से भी वी वोंट बी सरप्राइज कि यहां से भी प्राइसेस माने आपका अपसाइड में काफी ऊपर तक जाए। हो सकता है कि 150-160 डॉलर्स तक भी ये साल दिख जाए, उसके ऊपर भी जा सकता है क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज है, उसके साथ एक मॉनेटरी रीसेट हो रहा है। तो ये दोनों जब कोलाइड करता है तो इट क्रिएट्स वेरी लार्ज प्राइस मूव्स। लेकिन आप कह रहे हैं कि 160 सर, लेकिन आपको लग रहा है कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है इन लेवल्स पे सस्टेन कर पाएगी क्या? आपको लग रहा है कि वायबल होगा, पास ऑन कस्टमर्स को कर पाएंगे क्या इतने प्रोक्योरमेंट लेवल अगर इतना ज्यादा होगा तो? एक्चुअली विश्वमोहन जी, हुआ क्या है कि सिल्वर प्राइस को 55 साल से इतना दबाया गया था कि पूरा जो ये इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और ग्रीन एनर्जी जो न्यू इकोनॉमी इंडस्ट्रीज है वो अपना उनको एक हाई परफॉर्मेंस मेटल मिल गया था एट अ वेरी डर्ट चीप प्राइस। तो उनका पूरा सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी वो सिल्वर के बेस के ऊपर बना है। अभी कोई भी नया टेक्नोलॉजी आएगा उसको टाइम लगेगा। आज टेस्ला का गाड़ी में अगर 1 आउंस मतलब 30 ग्राम के आसपास सिल्वर लगता है तो उसके लिए $100 इंपॉर्टेंट है या टेस्ला का जो एंड प्राइस है वो इंपॉर्टेंट है? तो इसके लिए कोई भी नया टेक्नोलॉजी आने के लिए उसको एट ग्राउंड लेवल सस्टेन होने के लिए टेक्स लॉन्ग टाइम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ऑयल का रिप्लेसमेंट के बारे में हम लोग 15 साल से बात कर रहे हैं, अभी ग्राउंड में उसका इंपैक्ट दिख रहा है। तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। और सबसे बड़ा चीज ये है कि सिल्वर इज अ मॉनेटरी मेटल, तो उसमें जो रीएडजस्टमेंट हो रहा है तो इंडस्ट्री को ये हिट लेना ही पड़ेगा। सोलर जो मैन्युफैक्चरर्स है सोलर पैनल, उनके लिए ऑलरेडी 20-25% का जो एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट अभी सिल्वर हो चुका है। बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर है उनके लिए अभी भी लेस देन 1% है एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट। जी बिल्कुल। और भाविक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको भी लगता है 150 से 160 डॉलर तक के लेवल्स हम चांदी में देखेंगे? फिलहाल कॉमिक्स पर देखिए $94 का जो एक लेवल था वो भी क्रॉस कर चुकी है। 6.25% से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त नज़र आ रही है चांदी में। कौन से अहम लेवल्स आप देख रहे हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कितने दिन में हम $100 तक चांदी में आते हुए देखेंगे? देखिए सोफी जी, मैं तो आई वाज थिंकिंग कि शायद फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में $100 आ सकता है जब 2025 एंड हुआ था। बट अभी लग रहा है कि एटलीस्ट पहले महीने में ही हम देख रहे हैं कि नियर टू $100 है। और सारे जो नेगेटिव फैक्टर्स थे, जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स का जो रिस्ट्रक्चरिंग था, आउटफ्लो जो होने वाला था, वो सारे उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो सिल्वर की प्राइसेस न रुक रही है। तो मुझे लग रहा है आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में तो इजीली हम $100 देख सकते हैं। और मुझे भी एक्सपेक्टेड है कि आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर तक $125-128 तक के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। क्योंकि देखिए डिमांड तो है बट सप्लाई की अभी क्रंच हो चुकी है, जहां पे जो अगर हम देखें तो ओवरऑल वर्ल्ड 60-70% जो सिल्वर जो रिफाइंड होती थी वो चाइना करती थी। तो वो चाइना एक बड़े प्रोवाइडर थी और उन्होंने अभी एटलीस्ट हॉल्ट की है कि जहां पे जो भी स्टेट एंटिटी है 80 बिलियन आउंस के ऊपर अगर वो प्रोसेस करती है तो ही वो लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक 2026 में हमें काफी सप्लाई क्रंच देखने को मिल सकता है। और अभी फिलहाल सिल्वर की कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं, तो उसकी वजह से ही मुझे लग रहा है ये जो प्राइसेस जो है वो आगे जाके और बढ़ सकते हैं। आई थिंक 125-128 लेवल्स जो है वो एटलीस्ट सेकंड क्वार्टर्स में हम देख सकते हैं। कोई चांदी की बात, लेकिन सोना भी पीछे नहीं है। यहाँ पर भी देखिए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। अगर अभी की बात करें तो 2.5% तक की तेजी 4,700 के पार कॉमिक्स पर निकल चुका है। वहीं घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी आप सोने में देख सकते हैं। 1,47,415 के लेवल पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। अजय सर, क्या लगता है आपको सोने में अब कौन से बड़े लेवल्स यहाँ से आते हुए दिखेंगे और निवेशकों को क्या सलाह होगी इस वक्त? देखिए, बिल्कुल अगर सोने की बात करें तो इस वक्त थोड़ा सा स्टडी दिखाई दे रहा है। उसका देखने का अच्छा तरीका है गोल्ड सिल्वर रेशियो में जिस ढंग से 50 का लेवल हमने 13 साल बाद आते हुए देखा, 2012 अप्रैल में हमने ये लेवल आते हुए देखा, ये बिल्कुल दिखाता है
कि चांदी के मुकाबले सोना काफी स्टेबल था, बट ऐसी स्टेबिलिटी भी नहीं है। हमने प्राइजेस को फिर से 4600 के ऊपर आते हुए देख पा रहे हैं। तो गोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, मुझे लगता है अभी इमीडिएट जो रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 4820 का आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 4250 के आसपास आता है। तो करंटली मुझे लगता है 4820 इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। और डोमेस्टिक मार्केट पे ठीक है, रुपए भी वीक हो रहा है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है और आने वाले दिनों में वो भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। बट टाइमिंग गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट पे भी इज हेडिंग टुवर्ड्स लेट्स से 1,55,000 1,60,000 के जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन जो पॉइंट है, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, वो सब अपनी जगह पे सही है। बट टाइमिंग एज ए इन्वेस्टमेंट, अब ये प्रोडक्ट दोनों ही काउंटर, देखिए एक पोमो बन गया है या स्ट्रक्चरल चेंजेस है या मॉनेटरी चेंजेस है, वो अपनी जगह पे है। बट जो हम लोग एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर जो आदमी देखता है कि ये एसेट क्लास में मेरे लिए रिस्क है या रिवॉर्ड ज्यादा है, तो ये दोनों ही कमोडिटी मुझे नहीं लगता है कि सुटेबल है गोइंग विद हायर वॉलिटिलिटी। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है ऑप्शन ही बेटर रहेगा, जहाँ पे 1,47,000 का कॉल लेके चलिए, बेटर वही रहेगा। क्योंकि कोई भी अगर चीजें जियोपॉलिटिकल में या मॉनेटरी में कुछ भी चेंजेस आता है तो उसके इम्प्लीकेशंस करंट भाव से काफी स्ट्रांग रह सकते हैं नीचे। और बेहतर है कि आप ऑप्शंस के जरिए जाएं और जिस कॉस्ट पे आपने खरीदा है उस कॉस्ट के ऊपर का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा ले। ये भी एक आपको मुनाफा समेटने का, मुनाफे को लॉक करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे शुगर सेक्टर को लेकर। एक अहम अपडेट आ रही है, उस पर दीपक वल्लानी होंगे, डीजी हैं इस्मा के, और साथ ही बजट डिमांड को लेकर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के राहुल मीरचंदानी भी होंगे। खास चर्चा ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात करते हैं शुगर सेक्टर की। सबसे पहले बात करते हैं चीनी उत्पादन के जो नंबर आए थे 15 जनवरी तक के, वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। 22% पिछले साल की समान अवधि से ज़्यादा दिख रहे हैं उत्पादन। क्या स्थिति है ग्राउंड की, बातचीत करते हैं दीपक वलानी जी से, डीजी हैं इस्मा के। बहुत बहुत शुक्रिया सर और गुड मॉर्निंग। सर बताइए क्या मौजूदा स्थिति है मिलों की और ओवरऑल नंबर अब आपको कैसे दिख रहा है? अब तो काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी अब तक। नमस्कार विश्व मोहन जी, गुड मॉर्निंग टू यू। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि सिचुएशन शुगर प्रोडक्शन की अच्छी है, और जहां तक हमारे पास 15 जनवरी का डेटा है, बिल्कुल 22% हम ऊपर चल रहे हैं प्रोडक्शन में पिछले साल से। सिचुएशन महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, यूपी में अच्छी है, यील्ड बेहतर है। और जहां तक हमने पहले एस्टिमेट किया था, लगभग 340 टू 343 लाख टन के आसपास ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। हालांकि अभी हमारी थर्ड एडवांस एस्टिमेट का असेसमेंट चल रहा है, हमने सैटेलाइट इमेजिंग हमारी चल रही है, हमारी टीम जो है क्रॉप टूर कर रही है महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी में। और एक हम फाइनल नंबर जो थर्ड एस्टिमेट आता है हमारा, नॉर्मली जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में, वो हम रिलीज करेंगे एक बार हमारे पास पूरा असेसमेंट आ जाएगा तो। लेकिन अभी तक जहां तक ग्राउंड इंफॉर्मेशन है, लगभग जहां हमने एस्टिमेट किया था लगभग 343 के आसपास, वहां तक हम पहुंचने के कगार पे हैं। ओके सर, मैं दो सवाल यहाँ पे और ऐड करूंगा, फिर बजट डिमांड पूछेंगे। एक तो ये कि क्या एक्सपोर्ट का कोटा बढ़ने की कोई उम्मीद है क्या यहाँ से, या सफिशिएंट है जो भी मिल रहा है पैरिटी के हिसाब से? बता दीजिए कि बहुत ज़्यादा वायबल भी नहीं है कि या नहीं है। दूसरा, एमएसपी, शुगर एमएसपी और एथनॉल प्राइसिंग इनके रिवीजन को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं क्या? देखिए, जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, आपको शायद याद होगा, आपने लगभग अक्टूबर में जब इंटरव्यू किया था तो इस्मा ने सरकार से 20 लाख टन एक्सपोर्ट करने की मांग की थी इस साल के प्रोडक्शन को देखते हुए। सरकार ने 15 लाख टन जो है नवंबर में अलाउ किया था कोटा। और स्थिति ये है कि इस समय बहुत अच्छी पैरिटी नहीं आ रही है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से। तो बीच में एक पुश लगता है तो कुछ एक्सपोर्ट हो जाता है, फिर थोड़ा स्लो हो जाता है। तो सिचुएशन, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान में जो चीनी जा रहा था वो लगभग ईरान के बंदर अब्बास के थ्रू जा रहा था, लेकिन पिछले 10 या 15 दिन में जहाँ पे कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होने की वजह से वहां पे भी स्लो डाउन हो गया है। तो अभी तक लगभग 2.5 से 3 लाख टन का कॉन्ट्रैक्ट और स्वैपिंग हो गया है। उम्मीद है कि ये पिकअप करेगा और हम लोग अपना कोटा 30 सितंबर तक पूरा कर पाएंगे।
जहां तक एडिशनल कोटे की सवाल है वो आने वाला वक्त बताएगा कि सिचुएशन इंटरनेशनल मार्केट में कैसा है और कितना एग्जिस्टिंग कोटा हम रिलीज कर सकते हैं उसके हिसाब से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सरकार से एडिशनल कोटा की मांग करेंगे। सर मैं एमएसपी और इथेनॉल प्राइसेस पे आपने जवाब नहीं दिया, वक्त बहुत कम है, आपको विद इन अ मिनट इन सवालों के तो जवाब भी दीजिए। और इस बजट में आप इंडस्ट्री की तरफ से क्या डिमांड रख रहे हैं अपनी इंडस्ट्री देखिए आपने बिल्कुल सही, मुझे लगता है एमएसपी का इशू जो है वो बिल्कुल बर्निंग इशू है और ये इशू और भी इम्पोर्टेंस लेता जा रहा है क्योंकि लगभग सीजन अंत तक पहुंच गया है, एमएसपी अभी तक रिवीजन नहीं हुआ है और क्योंकि मिलें जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से काफी नीचे एक्स मिल चीनी बिक रही है महाराष्ट्र कर्नाटक में लगभग 35 रुपए, जो लगभग 5 रुपए कम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। तो ये देखने को मिल रहा है कि वहां पे केन एरियर्स बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी एरियर्स बढ़ेंगे और किसानों को हमें पेमेंट करने में दिक्कत आएगी। हम ये नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन सब मुद्दों को देख के आप एमएसपी इमीडिएटली रिवाइज करिए। ये अभी आज समय की मांग है। रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, वायबल करने के लिए समय की मांग है। एमएसपी का रिविजन बहुत ही अर्जेंट और इमरजेंसी सिचुएशन है। इथेनॉल प्राइस भी आपको पता है, हमने लगभग पिछले 3 साल से हम ये बोल रहे हैं कि अगर एफआरपी बढ़ गया, आपने रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इथेनॉल की कॉस्ट में लगभग 60% होता था वो लगभग 80% कॉस्ट में पहुंच गया है। तो इथेनॉल भी एक बड़ा चिंता की विषय बन गया क्योंकि ये पूरे इंडस्ट्री में एक स्टेबिलिटी लाता है, फार्मर इनकम को स्ट्रेंथन करता है और हम चाहते हैं कि इकोनॉमी और भी मजबूत हो। तो इथेनॉल एलोकेशन और इथेनॉल के प्राइस रिविजन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है सरकार के सामने। और जहां तक बजट का सवाल है, देखिए हमें कंजम्पशन इथेनॉल का बढ़ाना है, उसके लिए सरकार को कई सारे स्कीम्स लानी पड़ेंगी, सपोर्ट फंड्स लाने पड़ेंगे। उसमें सबसे जो लो हैंगिंग फ्रूट है फ्लेक्स फ्यूल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल का, जहां पे हम लोग E85 और 100% इथेनॉल से गाड़ी चला सकते हैं, वहां पे जीएसटी रैशनलाइजेशन करना अति आवश्यक है। जो 18% जीएसटी है छोटी गाड़ियों के ऊपर, उसको लगभग 5% किया जाए। ईवी जो टैक्स हम लोग ईवी को दे रहे हैं, और जो बड़ी व्हीकल में भी टैक्स कम किया जाए। जहां तक E100 E85 का सवाल है, उस फ्यूल को हमें प्रमोट करना है क्योंकि एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, तो उसके अंदर प्राइस भी कम होना चाहिए। और उसका एक ही तरीका जैसे ब्राजील में कर रहे हैं कि टैक्स ऑन फ्यूल E85 E100 जो 18% जीएसटी लेते हैं, उस पर लगभग 5% जीएसटी किया जाए। और उसके ऊपर हमारे जो आने वाले एडवांस बायोफ्यूल हैं, जैसे कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है या सेकेंड जनरेशन इथेनॉल है, ऐसे एडवांस बायोफ्यूल के ऊपर सपोर्ट फंड दिया जाए ताकि ये सारी इकोसिस्टम इंडिया में तैयार हो पाए। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए, फार्म टू फ्यूल, खेती से ऊर्जा तक हमारी किसानों को बेनिफिट पहुंचे, हमारी इंडस्ट्री को बेनिफिट पहुंचे, हमारे देश को बेनिफिट पहुंचे। तो ये बजट इस मुद्दे से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और सरकार से हम चाहेंगे कि इस पे रोड मैप क्लैरिटी इस बजट में लाएं। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला इंडस्ट्री के चैलेंजेज और इस्मा की क्या बजट से डिमांड है वो भी आपने बताने के लिए। इस बीच हमारे साथ बजट डिमांड के साथ राहुल मीरचंदानी हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वक्त निकालना पड़ा और लंबा इंतजार भी करना पड़ा, आप यूएई से हमारे लिए जुड़े हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं सीधा सवाल ये करूंगा कि 2026 के बजट में क्या लग रहा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर को अलग से एक नीश कैटेगरी बना देनी चाहिए ताकि जो यूरिया डीएपी की भीड़ में ये ना दब जाए, और आप लोगों की इंडस्ट्री की तरफ से क्या डिमांड है सर? बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक हमारे जो इंडस्ट्री है वो माइक्रो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को इस बार पहली बार जीएसटी 2.0 में 12% से लेके हमको 5% तक अब एक सेपरेट कैटेगरी बनाया गया है। तो बहुत अच्छा है कि मतलब अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट एक वोकैबुलरी में आ गया है गवर्नमेंट के। लेकिन यहाँ अभी सिर्फ शेड्यूल 1G जो हमारी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसमें ही ये जीएसटी कटौती हुई है। हम ये चाहते हैं कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, जो भी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हो, वो कॉमन ड्यूटी स्ट्रक्चर में अगर 5% पे हो तो डेफिनेटली किसानों को ये रेट बेनिफिट पहुंचेगा और कोई क्लासिफिकेशन में आनाकानी नहीं होगी। तो ये हमारा सबसे पहला एक एक्सपेक्टेशन है बजट से कि जो भी फर्टिलाइजर की नियम में शामिल किया गया है उसको हम 5% ड्यूटी में एक स्टैंडर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर में लेके आए। दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये रिलीफ मिली है
कि हम 5% जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको 5% ड्यूटी स्ट्रक्चर में लाया गया है। ये मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। मेरी खुद की कंपनी एरीज एग्रो लिमिटेड और हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर के जो भी एसोसिएशन मेंबर्स हैं ये इसके लिए बहुत खुश है कि हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट मैन्युफैक्चरर्स को ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर कोई बाहर से माल ये लेके आ रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये एक अलग ड्यूटी स्ट्रक्चर हो जाता है वही आइटम के ऊपर। तो एक कॉमन ड्यूटी स्ट्रक्चर एक शायद एक बेनिफिट होगा और ये क्लासिफिकेशन में भी कोई डिफरेंस या कोई आनाकानी नहीं होगी। आखिरी हम ये चाहते हैं कि हम एक वन नेशन वन लाइसेंस की एक डिमांड हमने किया है कि बेसिकली हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट इंडस्ट्री में हर एक स्टेट हर एक एरिया में अलग अलग लाइसेंस होते हैं, इससे कॉस्ट बढ़ते हैं और ये पूरी कॉस्ट फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो हम ये चाहते हैं कि एक वन नेशन वन लाइसेंस हो जहां एक कॉमन लाइसेंसिंग के पोर्टल हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करे और स्टेट गवर्नमेंट्स वहां से डेटा लेकर हमें एक सीमलेस लाइसेंसिंग प्रोसीजर में शामिल करें। इससे बहुत कॉस्ट कम होंगे। ये कॉस्ट हम इंडस्ट्री के हिसाब से हम डेफिनेटली चाहते हैं कि हम किसानों तक इसको हम कॉस्ट के रिडक्शन को बेनिफिट को पास ऑन करें। एंड ये डेफिनेटली ये 3 चीजें अगर होंगे तो हमारे इंडस्ट्री को एक अलग से बहुत बेनिफिट मिलेगा एंड आई एम श्योर कि दिस विल बी वेरी यूजफुल कि हमारे किसानों को ये बेनिफिट हम पूरी इंडस्ट्री पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया राहुल जी, और आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को बताया कि आपकी इंडस्ट्री की क्या डिमांड है। इसी नोट पर आप तीनों मेहमानों को भी, अजय जी, अनिल जी और भाभी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। आज वक्त कम था, ज़्यादा बात नहीं, उसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे। इसी नोट पर मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। मुझे और तृप्ति को भी दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए एफएम जंक्शन कराएंगे। जल्द लौटेंगे।